नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आज के वीडियो का आप हेडिंग देख पा रहे हो दोस्तों बोर्ड पर, कांग्रेस के चेयरमैन के बड़े वादे। जी हां, पूर्व सैनिकों के कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के नवनिर्वाचित जो चेयरमैन हैं कर्नल रोहित चौधरी रिटायर्ड, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आया दोस्तों, जिसमें उन्होंने कई सारे मांगे रखी हैं और वादे भी किए हैं। तो आगे बढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर इस वीडियो में। इससे पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो में मैं ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करने की कोशिश कर रहा हूं, ना ही किसी का विरोध करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा जो मकसद है सिर्फ यही है कि पूर्व सैनिकों की जो जायज मांगे हैं, पूर्व सैनिकों के जो जायज हक हैं, उनको सही सही तरीके से सामने लाने की कोशिश करना। तो चलिए, सबसे पहले आप जैसे बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, कई सारे यहां पर मांगे, कई सारे विषय मैंने यहां लिख रखे हैं, जिनके बारे में कर्नल रोहित चौधरी जी ने वो अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पर बात करी है। दोस्तों, कर्नल रोहित चौधरी जी वही रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो पिछले दिनों सुर्खियों में तब आए थे जब राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने राहुल गांधी जी से मुलाकात की थी। अब ये जो पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये उसी दौरान की पिक्चर्स हैं जब उन्होंने राहुल गांधी जी से भारत जोड़ो यात्रा में मुलाकात की थी। अब इनका चयन हो गया है पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन के रूप पर, जब पिछले दिनों मेजर वेद प्रकाश रिटायर्ड जी का देहांत हो गया। और उनके देहांत होने के बाद, जो कि कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन थे, उनका देहांत होने के बाद अभी कर्नल रोहित चौधरी पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन चुने गए हैं। अब दोस्तों, जो सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर रोहित चौधरी जी ने बहुत बड़ी और गठनमूलक बिल्कुल अच्छी बातें कही हैं। तो उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जिन जिन हिस्सों पर उन्होंने इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बातें करी हैं, उनको मैं आप सबको सुनवाता हूं। पहले उनको सुन लेते हैं। चलिए। मैं गैप को कम करने का काम किया, 23,000 करोड़ रुपया उसके लिए 2009 में, 2011 में और 2013 में दिया। और वन रैंक वन पेंशन का जो मसौदा तैयार किया है, इसके अंदर बहुत ही बुरे रूप से इसके अंदर खामियां, एनॉमलीज क्रिएट कर दी हैं, जिसकी वजह से हमारे जेसीओज की पेंशन जो है उसमें 6,000 रुपया कम हो गया। फौज जब लड़ाई लड़ती है तो फौज का अफसर, जेसीओ और अदर रैंक्स, जवान सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, निष्ठा, इस भाव से लड़ाई लड़ते हैं। और आज उन्हीं को ही, उस फैब्रिक को, उस ताने बाने को इन्होंने खराब करने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। विडोज की पेंशन है वो 60% हो जाती है, उसको हमने कहा है कि उसको पूरा किया जाए, तो प्रॉपर उनके रैंक के हिसाब से उनको पेंशन दी जाए। तो ये उनको मिनिमम 11,000 रुपये की पेंशन या 12,000 रुपये की अभी जो OROP2 के अंदर दी जा रही है, तो वो ना किया जाए। इसके अलावा डिसेबिलिटी पेंशन है, उसको भी हम कहते हैं कि भी उसके अंदर भी थोड़ी पैरिटी लेके आए। इसके अलावा मिलिट्री सर्विस पे हमारे जो सेवा में डिफ़िकल्ट एरियाज़ के अंदर जो सब काम करते हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, तो उसके लिए मिलिट्री सर्विस पे अलग अलग रैंक की अलग अलग नहीं होनी चाहिए, बराबर सबकी एक जैसी होनी चाहिए। 80 साल के बाद अब पेंशन को 25% इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जब ये 80 ईयर्स कंप्लीट होने की बजाय 79 ईयर्स जब हो जाते हैं, या रनिंग 79 ईयर्स होता है, तो उस टाइम पे किया जाना चाहिए। एक्स सर्विसमैन कमीशन है वो एक बनाया जाए, जिसके अंदर जैसे SC/ST कमीशन है, विमेन कमीशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का कमीशन है, इस तरह से एक एक्स सर्विसमैन कमीशन होना चाहिए, जिसके अंदर हम जो हमारे जो रेगुलर मुद्दे हैं, हमें हर जगह कोर्ट में ना जाके उन मुद्दों को हम वहाँ पे सुलझाया जा सके। कोई 35 साल में, 37 साल में, 40 साल में रिटायरमेंट आते हैं, तो इसमें एक सेकेंड कैरियर ऑप्शन की एक स्कीम ज़रूर आनी चाहिए। देश के सैनिक जिसने अपनी छाती पे बुलेट्स ली हैं, या देश का सैनिक जिसने बॉर्डर के ऊपर तपती हुई धूप के अंदर, जहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है डेजर्ट एरिया में कि टैंक के ऊपर हाथ लगा दो तो स्किन उस पर चिपक जाती है, पूरे जज्बे से काम किए, तो उनको किसी के इंडस्ट्रियलिस्ट के पास या किसी के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते देखना मुझे शर्म की बात लगती है। तो दोस्तों, आप सबने अभी कर्नल रोहित चौधरी जी को सुना, जिन्होंने पूर्व सैनिकों के बहुत ही वाजिब मुद्दे उठाए हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये वादा किया है कि उनकी सरकार अगर आती है तो वो इन मुद्दों को लागू करने का काम करेगी।
चलिए दोस्तों, जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनमें फटाफट से बात कर लेते हैं। सबसे पहला मुद्दा दोस्तों, इक्वल एमएसपी। उन्होंने हालांकि ये नहीं बोला कि 15,500 किया जाए, 10,800 किया जाए, लेकिन उन्होंने ये बोला है, ये माना है कि एमएसपी इक्वल होना चाहिए सभी रैंक्स का। तो दोस्तों आप सबको एक बात याद दिला दूं, एमएसपी 6th पे कमीशन में लागू किया गया था, तब क्यों नहीं किया गया? चलिए जो भी हो, जागे तो सही, देर से ही सही। चलिए अगली जो बात है, ओआरओपी में जेसीओ को 6,000 का घाटा। जी हाँ, ये बहुत अच्छा मुद्दा है जो उन्होंने उठाया है, स्वागत योग्य मुद्दा है। अगला जो दोस्तों 2009, 2011, 2013 में कुल 23,000 करोड़ दिए गए। जी हाँ, उन्होंने ये भी बात कही है कि 2009, 2011 और 2013 में पेंशन की जो गैप है पेंशन में, उस गैप को दूर करने के लिए 23,000 करोड़ रुपए दिए गए। आज से लगभग 10-12 साल पहले आप 23,000 करोड़ का वैल्यू सोच के देखिए। आज ओआरओपी का एरियर देने के लिए भी 23,000 करोड़ की जरूरत है। तो 2009, 2011 और 2013 में अगर 23,000 करोड़ रुपए दिए गए तो वो किनको मिला, ये भी एक सवाल है। आगे चलते हैं दोस्तों, विडो पेंशन 60% जो हो जाता है उसको 60% नहीं होना चाहिए, ये मांग उन्होंने उठाया है, जो कि कहीं ना कहीं उनका शायद वादा भी है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 60% नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो रूल है ये तो सदियों से चला आया रूल है, पुराने समय से ही इसको सही कर लेना चाहिए था। चलिए आगे अगर सही करते हैं तब भी सही है। अगला जो दोस्तों, रिजर्विस्ट पेंशनर को केवल 11 से 12,000 रुपए मिलता है, ये उन्होंने कहा है, ये ओआरओपी 2 के हिसाब से। तो उन्होंने ये मांग की है कि रिजर्विस्ट पेंशनर का पेंशन की जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगला जो मुद्दा है दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन में बराबरी होनी चाहिए, ये भी मांग उन्होंने की है, जो कि शायद नया मुद्दा ये भी नहीं है, लेकिन चलिए मांग की है, अच्छी बात है। अगला जो मुद्दा उन्होंने उठाया है दोस्तों, एडिशनल पेंशन 79 ईयर्स पर मिले, ना कि 80 साल पर। इस पे ऑलरेडी कई सारे माननीय कोर्ट्स का भी ऑर्डर है कि 80 साल खत्म होने के बजाय 79 खत्म होकर के 80 में कदम रखते ही जो 20% की बढ़ोतरी होनी है वो किया जाए, ऐसा माननीय कोर्टों का भी ऑर्डर है। और ये डिमांड भी उन्होंने रखा है, जो कि एक बिल्कुल पॉजिटिव बात है। अगली जो बात उन्होंने कही दोस्तों, ईएसएम कमीशन की स्थापना, ये बहुत बड़ी मांग है। ईएसएम कमीशन, जैसे आप सबको पता है बैकवर्ड क्लास के कमीशन होते हैं, उसी तरीके से अगर एक्स सर्विसमैन के लिए कमीशन हो तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिलेगा। हमारी पेंशन की बढ़ोतरी, हमारे लिए जो अधिकार हैं, हमारा जो टोल का मुद्दा है, हर चीज ईएसएम कमीशन के थ्रू से हमारे काम हुआ करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मांग है, तो ये एक जायज भी मांग है दोस्तों। अब उन्होंने जो अगला मुद्दा उठाया दोस्तों, ऑफिसर जेसीओ जवानों के तालमेल खत्म कर दिया है, यानी कि उनका कहना है कि अभी वाली सरकार ने ये किया है। तो इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं दोस्तों, क्योंकि अगर तालमेल खत्म हो जाए तो फिर तो फौज ही टूट जाएगी। इसलिए फौज आज भी बिल्कुल उसी मजबूती के साथ खड़ी है जो आज से कई सालों पहले हुआ करती थी। अब फौज में ऑफिसर जेसीओ जवान की अपनी अपनी अहमियत होती है और हर कोई एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के बगैर दूसरे का काम नहीं चलता है। इस वजह से जो सर्विंग फौज है उनके बीच में कभी भी तालमेल की कमी आ ही नहीं सकती। अब रिटायरमेंट के बाद, पूर्व सैनिक बन जाने के बाद कोई किसी के बारे में कुछ बोलता है, वो अलग बात है, लेकिन सेना में तालमेल हमेशा थी और रहेगी, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों आगे उन्होंने रीसेटलमेंट के बारे में बोला है कि रीसेटलमेंट, जब एक जवान रिटायर होता है वो एक ऐसी जगह से रिटायर होता है जहां पर उसने एक बिल्कुल गौरव का काम किया है, तो उसको आकर के किसी कॉर्पोरेट के अधीन होकर के सिक्योरिटी गार्ड वगैरह का जॉब करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं उन्होंने उसका विरोध किया है। तो सबसे पहले मैं उनको ये चीज रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर पूर्व सैनिकों के लिए अच्छे स्कीम्स लागू करे, या तो फिर जो राजस्थान में जो अभी कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन देने की बात चल रही है, पूर्व सैनिकों का जो कोटा है वो हटा करके कास्ट बेस्ड करने की जो बात चल रही है उसको बंद करे, तब जाकर के वो केंद्र सरकार को भी बोल सकते हैं कि हमने तो किया, अब आप कीजिए। अब यहां पर दोस्तों कुछ मेरे खुद के राय में दे दूं, क्या ये नए मुद्दे हैं? ये सारे जितने भी मुद्दे थे मेरे हिसाब से तो ये मुद्दे कई सालों से चले आए मुद्दे हैं, पिछले 2, 4, 10, 15 सालों में ये मुद्दे डेवलप हुए हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अब यहां पर बात यह है दोस्तों कि सत्ता और विपक्ष वाली बात है। जब भी आप विपक्ष में रहेंगे तो आपको सारी चीजें याद आ जाती हैं, जब आप सत्ता में बैठ जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। अब वही जब सत्ता से निकल जाएंगे उनको भी सब कुछ याद आ जाएगा, और फिर से जब सत्ता मिलेगी तो सारी चीजें भूल जाएंगे। सैनिकों का हितैषी वही हो सकता है जो सत्ता में बैठने के बाद उनके दुख तकलीफ देख सके, जो सत्ता में बैठने के बाद उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है वो देख सके, वही असली हितैषी होता है। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है, जो सत्ता में जब रहते हैं तो भूल जाते हैं, जब विपक्ष में आ जाते हैं तब उनको याद आता है। अब मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में अभी मानसून सेशन होने वाला है संसद का,
पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन आने वाला है, शायद एक आध महीने के अंदर ही मानसून सेशन बैठ जाएगा। तो जितने भी पूर्व सैनिकों के ये मुद्दे हैं जो रोहित चौधरी जी ने बताए, या और भी कई सारी, अभी लगभग हर एक एमपी के पास हमने ज्ञापन भी सौंप रखे हैं, तो वहां पर जितने भी मुद्दे हैं वो मुद्दे मानसून सत्र में संसद में जरूर उठेंगे, ऐसा भरोसा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, अगर बात करते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनका समाधान करेंगे, तो आपको ऐसे मुद्दों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने से नहीं होगा, इन मुद्दों को आपको संसद के पटल में उठाना पड़ेगा। और आज के डेट में लगभग सभी एमपीज के पास मांग पत्र दिए जा चुके हैं और विपक्ष के पास अभी पूरे पूर्व सैनिकों के मुद्दे हैं। अब हम आशा करते हैं कि अगले मानसून सेशन में जोरदार तरीकों से जो है पूर्व सैनिकों के मुद्दों को संसद में रखे जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।